नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि COP26 क्या है और भारत नेट जीरो का विरोध क्यों कर रहा है। और साथ ही साथ हम पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अजीत डोवाल जी क्या कहते हैं। COP26 का जो बैठक है वो 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक ग्लासगो में होने जा रहा है। और इसका नाम 26 क्यों पड़ा, तो यह जो बैठक है वो 26वां बैठक है, इस कारण से इसका नाम जो है 26 पड़ा। और यह 26वां बैठक UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के ऊपर होगा, अर्थात इस बैठक में क्लाइमेट चेंज के बारे में बात होगी। और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा होगा वो नेट जीरो उत्सर्जन के ऊपर होगा। अभी हम आगे देखेंगे कि नेट जीरो उत्सर्जन क्या होता है। और इस नेट जीरो उत्सर्जन के तहत दुनिया भर के 132 देशों ने अपना जो लक्ष्य बनाए हैं कि 2050 तक वे नेट जीरो उत्सर्जन का जो स्टेज है उस तक पहुंच सकें। तो आइए हम देख लेते हैं कि नेट जीरो का मतलब क्या है। तो नेट जीरो का मतलब यह है कि कोई भी देश अपने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का जितना उत्सर्जन करता है उतना ही गैसों को वो सोख लेता है, अर्थात वातावरण से उतना ही गैस हटा लेता है। तो उसका जो नेट इमिशन हुआ, अर्थात उसका जो नेट उत्सर्जन हुआ वो वातावरण में जीरो हुआ, उसी को ही नेट जीरो उत्सर्जन या फिर नेट जीरो कहते हैं। और इससे वह देश अपने वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ने नहीं देता और एक लेवल को मेंटेन रखता है। तो आइए हम देख लेते हैं कि इस नेट जीरो जो अवधारणा है उसको भारत विरोध क्यों कर रहा है और इस अवधारणा के पीछे भारत साथ क्यों नहीं दे रहा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि भारत COP26 का साथ दे रहा है और इस जो बैठक में हमारे PM नरेंद्र मोदी भी जाएंगे, लेकिन भारत नेट जीरो का विरोध कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि उसका विरोध भारत क्यों कर रहा है। अगर हम देखें तो अब तक 132 देशों ने 2050 से पहले नेट जीरो उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसे रखा है। और वैश्विक स्तर में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली जो देश है, अर्थात 30% हिस्सेदार रखने वाली जो देश है चाइना, उन्होंने भी 2060 तक जो अपना लक्ष्य है नेट जीरो उत्सर्जन का उन्होंने रखा है। तो अब आगे देख लेते हैं कि भारत यह नेट जीरो का विरोध क्यों कर रहा है और इसके लिए हमारे NSA अजीत डोवाल ने क्या कहा है। तो अगर हम हिस्ट्री देखें तो 1997 में दुनिया भर के तमाम देशों ने पर्यावरण सुरक्षा के लिए क्योटो में प्रोटोकॉल पर दस्तखत किए थे कि जितने भी देश हैं वे पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत पुरजोर काम करेंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि जितने भी अमीर देश हैं वे 2020 तक ये जो प्रोटोकॉल का जो लक्ष्य था उसे हासिल करना तो दूर, उसके आसपास भी नहीं दिख रहे हैं। अर्थात उन्होंने इस जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया है। अर्थात उस टाइम तो प्रोटोकॉल बना दिया गया, लेकिन जितने भी अमीर देश हैं उन्होंने इस जो प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। इसी से भारत नाखुश है, क्योंकि हम लोग एक प्रोटोकॉल तो बना लेते हैं लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और दूसरा मेन रीज़न नेट जीरो का विरोध करने का है पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए साल 2015 में पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पर साइन हुआ था और इसका मकसद यह था कि पूरे विश्व भर की जो कार्बन गैस इमिशन है उसको कम करना और धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उसे भी रोकना। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि 2021 के आने तक भी बहुत सारे देश इस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं और जो भी देश काम कर रहे हैं वो बहुत धीमी गति से काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो अमेरिका ने इस क्लाइमेट चेंज की जो एग्रीमेंट थे उससे पुल आउट कर लिया था। अभी तो बात चल रही है कि अमेरिका इसमें फिर एंट्री कर सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि अमेरिका कितना पाखंडी है कि वो इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से पुल आउट कर लिया था। अर्थात वो अपना विकास करना चाहता है और साथ ही साथ लोगों को ये भी ज्ञान देता है कि आप कार्बन का जो इमिशन है वो कम करिए। और तीसरा बड़ा रीजन भारत का नेट जीरो का विरोध करने का है डेवलप देश। एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर के जितने भी डेवलप देश हैं उनकी जो प्रतिशत है वो 1% है, अर्थात रेस्ट 99% या तो डेवलपिंग कंट्री हैं या तो पुअर कंट्री हैं। तो वे जितने भी डेवलप कंट्री हैं वो 1990 से लेकर 2015 तक जितना भी वैश्विक स्तर का कार्बन उत्सर्जन हुआ उसका 15% हिस्सेदारी वो 1% डेवलप देश के पास है। और बाकी जो 50% सबसे गरीब देश हैं उनका जो कार्बन इमिशन का जो प्रतिशत है वो महज 7% है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि डेवलप देशों ने अपने आप को डेवलप करने के लिए इतना कार्बन जो इमिशन किया है, अब आकर वे अपने आप को डेवलप करने के बाद बोल रहे हैं कि कोई भी दुनिया का देश कार्बन इमिशन ना करे और 2050 के आते आते तक क्लाइमेट चेंज को रोके और कार्बन इमिशन को भी रोके। तो इससे आप उनकी पाखंडता देख सकते हैं कि आपने आपको तो डेवलप कर लिया लेकिन पूरे विश्व को डेवलप होने से रोक रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बाकी देश है वे कार्बन इमिशन करते रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी गरीब देश हैं वे अंधाधुंध कार्बन इमिशन करते रहें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी डेवलप देश हैं वो गरीब देशों की सहायता कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, अर्थात सोलर एनर्जी में, वाटर एनर्जी में
और परमाणु एनर्जी में, इन सभी में मदद करके उनकी जो कार्बन इमिशन की जो मात्रा है वे कम करा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहते, सीधा सीधा पूरा दुनिया को बोल रहे हैं कि कार्बन के इमिशन एक साथ कम हो। तो इसी कारण से भारत इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि भारत अभी एक विकासशील देश है और हमें बहुत सारी जनता को अभी गरीबी से बाहर उठाना है। और अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमारी जो देश है पीछे रह जाएगी और जो डेवलप्ड देश हैं वे आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी कारण से भारत नॉट जीरो जो एग्रीमेंट है उसका विरोध कर रहा है। लेकिन बहुत सारे देश अभी भारत पे प्रेशर भी बना रहे हैं कि आप भी इसे नॉट जीरो पर काम करिए। भारत नेट जीरो का विरोध कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत कार्बन इमिशन करना चाहता है। भारत कार्बन इमिशन की जो संख्या है उसे कम करने का पुरजोर काम कर रहा है। और मैंने आपको बता ही दिया कि भारत नेट जीरो का विरोध क्यों कर रहा था, क्योंकि डेवलप देश अपने आप को डेवलप कर चुके हैं और अब आकर वे लोग बोल रहे हैं कि कार्बन इमिशन को कम किया जाए। तो इसी कारण से भारत नेट जीरो का विरोध कर रहा है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि भारत अपनी तरफ से कार्बन इमिशन के ऊपर क्या काम कर रहा है और क्लाइमेट को बचाने के लिए क्या काम कर रहा है। तो हम देख लेते हैं कि भारत पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के तहत 2030 तक अपनी जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें 33 से 35% कटौती लाने का संकल्प किया है। और हमने संकल्प नहीं किया है, हमने 2005 से 2016 तक भारत में जो कार्बन उत्सर्जन का जो प्रतिशत है उसे 24% कम भी किया है। और कई अध्ययन में यह भी पता चला है कि जो जितने भी G20 देश हैं उनमें से भारत इकलौता ऐसे देश है जो अपनी तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके लक्ष्य को हासिल किया है और उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी कदम भी उठाए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूरोपीय देश हैं साथ साथ अमेरिका, उन्होंने इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट पे काम ही नहीं किया है और काम किया है तो बहुत कम किया है, जो इस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के लिए अपर्याप्त है। अब हम देख लेते हैं कि NSA अजीत डोवाल ने इस क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आपदाएं और जो महामारियां हैं वो सीमाहीन खतरे के साथ आती हैं और इनका अकेले मुकाबला नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने बताया कि भारत अकेले ही पेरिस क्लाइमेट चेंज पर काम कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए अकेले काम नहीं किया जा सकता, इसके लिए वर्ल्ड वाइड हेल्प की ज़रूरत होगी। और आगे उन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि हमें ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जिससे हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सके और हमारा नुकसान भी कम हो सके। अर्थात वे यही कहना चाह रहे हैं कि नेट जीरो जैसी जो एग्रीमेंट है वो हमें फॉलो नहीं करना है, हमें कुछ ऐसा एग्रीमेंट बनाना है जिससे हमारी मकसद पूरा हो सके। अर्थात भारत का जो विकास है वो पूरी तरीके से हो सके, लेकिन कार्बन को जो इमिशन है वो भी कम हो। अर्थात इन्होंने ये लास्ट में कहा है कि हमारा जो नुकसान है वो भी कम हो, वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमारा जो कार्बन इमिशन है वो भी कम हो, साथ साथ भारत का जो विकास है वो भी होता रहे। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक बहुत बड़ा खतरा बताया है, क्योंकि यह जो धरती के संसाधनों की उपलब्धता है उसको प्रभावित करता है। जो प्राकृतिक संसाधन है वो बहुत तेज़ी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि जलवायु का जो परिवर्तन है वो दुनिया में विवादों को भी बढ़ाता है। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे देश में एग्जाम्पल देख सकते हैं। बिहार में कोसी नदी में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है जिससे कई सारे ज़िले प्रभावित हो जाते हैं और उत्तराखंड में अचानक से बादल फट जाता है। इन सभी का कारण क्लाइमेट चेंज ही है। इन्हीं के कारण से ये सभी जो अननेचुरल चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। इसी के लिए अजीत डोवाल जी ने कहा कि यह दुनिया में विवादों का बहुत बड़ा कारण है। और अजीत डोवाल जी ने साथ ही साथ यह भी कहा कि भारत अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और पहले ही हमने बहुत सारे जो उपाय हो कर चुका है। उसके तहत हम देख सकते हैं कि 130 करोड़ आबादी होते हुए भी भारत का जो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन है वो 2.47 टन कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि वैश्विक औसत अर्थात 6.45 टन CO2 की तुलना में बहुत कम है। और यह कितना कम है तो वैश्विक स्तर से लगभग 60% कम है। तो अजीत डोवाल जी के इस कथन से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि भारत ने अपनी जो जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कितना काम किया है। और साथ ही साथ भारत ने एक और लक्ष्य रखा है कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और इस लक्ष्य को पूरा करने का जो 50% काम है वो पहले ही पूरा हो चुका है, अर्थात हमको बाकी 50% काम को ही पूरा करना है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया ने कार्बन इमिशन को कम करने के लिए क्या क्या ज़रूरी कदम उठाए हैं। वैसे तो इंडिया ने बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन हम यहाँ पास मेनली 2 ही कदम को देखेंगे। पहला, ग्रीन एनर्जी के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की। और यह जो सोलर अलायंस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, अर्थात गुरुग्राम में है।
और जैसा कि इसमें लिखा गया है ग्रीन एनर्जी या फिर सोलर अलायंस, तो इसके तहत सौर ऊर्जा पर ज़्यादा पुरजोर दिया जाएगा और ग्रीन एनर्जी अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी पर भी ध्यान दिया जाएगा। और इस जो अलायंस है उसमें विश्व के बहुत सारे देशों ने भी भागीदारी दिखाई है। और साथ ही साथ भारत ने दूसरा एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। भारत ने भारतीय रेलवे को 2030 तक पूरी तरीके से नेट जीरो उत्सर्जन बनाने का काम का लक्ष्य रखा है और इसके तहत इंडिया ने भारतीय रेलवे को पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई करने का जो लक्ष्य है वो रखा है। अब हम लास्ट में कुछ स्टैटिक्स को देख लेते हैं। यहाँ पर पास जो आप ग्राफ देख रहे हैं वह शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यह किसका शेयर है? तो जितना भी हम कोयला निकाल कर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसी का शेयर है, अर्थात कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसका शेयर है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिया का, चाइना का, वर्ल्ड का और यूएसए का जो ग्राफ है वो देख सकते हैं कि इन्होंने 2000 से लेकर 2018 तक कितने प्रतिशत बिजली कोयला जलाकर बनाए हैं। तो आप यहाँ पास देख सकते हैं कि इंडिया ने जो अपना कोयला जलाकर बिजली वर्ल्ड के मुकाबले कम ही बनाए हैं और सबसे ज़्यादा कोयला जलाकर बिजली चाइना ने बनाए हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो बिजली है उसमें से रिन्यूएबल शेयर वाली बिजली कौन सी है, अर्थात वो बिजली जो जल ऊर्जा से बनती है या फिर पवन ऊर्जा से बनती है या फिर सौर ऊर्जा से बनती है, अर्थात ग्रीन एनर्जी से बनती है। तो उसमें हम देख लेते हैं कि दुनिया ने 2000 से लेकर 2020 तक कितना काम किया है। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम यूरोपीय यूनियन के है। उनकी जो प्रतिशत है रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाली बिजली की टोटल बिजली से वो लगभग 40% के आसपास है। और इसमें इंडिया भी पुरजोर काम कर रहा है। वो यूएसए और इंडिया दोनों एक ही लेवल पे चल रहे हैं और इसमें चाइना भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो लगभग वर्ल्ड के लेवल में चल रहा है। तो आप लोग पूछेंगे कि वर्ल्ड का लेवल इतना ऊपर कैसे हो गया? तो इसका मेन रीज़न यूरोपीय यूनियन ही है। उनके ही कारण से वर्ल्ड का जो ग्राफ है वो थोड़ा ऊपर चला गया है। अब हम देख लेते हैं कि दुनिया के मेन देश जो कोयले का कंजम्पशन करते हैं, अर्थात उनकी जो कोयला हंगर है वो कितनी है। तो हम देख लेते हैं कि दुनिया में जितना भी कोयला का जो उपयोग होता है उसका 51.7% चाइना करता है, अर्थात आधे से अधिक कोयला का उपयोग सिर्फ चाइना कर लेता है। इसी कारण से वहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरा सबसे बड़ा कोयले का यूजर इंडिया है। इंडिया 11.8% पूरे वर्ल्ड यूज का कोयले का उपयोग करता है। और उसके बाद थर्ड नंबर में यूएसए आता है। यूएसए 7.2% कोयले का यूज करता है, जितना पूरा दुनिया में यूज होता है उसका। और उसके बाद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 29.3% उपयोग करता है। में जाते जाते ये देख लेते हैं कि पूरे विश्व में कितना कोयला बचा हुआ है, अर्थात कितना कोयला लेफ्ट है। तो यहाँ पास जो संख्या देख रहे हैं उतना ही BOE कोयला बचा हुआ है। और BOE का फुल फॉर्म होता है बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट, अर्थात इतना सारा जो बैरल ऑयल के बराबर कोयला बचा हुआ है। और इसी खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए जागृत को एंड आल्सो प्रेस बेल आइकन। जय हिंद, जय भारत।